हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज के वीडियो क्लास 10वीं बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी खास और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि आपका कल एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का। उस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कल के एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है, काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए, जिसमें कि अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चन जो कि हमारा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। आई बात समझ में? तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, है ना? यानी कि औद्योगिकरण से पहले आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों आपका, इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, है ना? यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था, इसमें वस्तु का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। ठीक है, औद्योगिकरण के इस युग को पूर्व औद्योगिकरण कहा जाता था। आई बात समझ में बच्चों? सो इस तरीके से आपको पहला का उत्तर लिखना है, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं, अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, 19वीं शताब्दी में लंदन शहर की आबादी के निरंतर बढ़ने के किन्हीं 4 कारण बताइए, है ना? 19वीं शताब्दी में जो लंदन शहर की आबादी बढ़ रही थी, उनके 4 कारण बताना है आपको। आई बात समझ में? तो जिसमें से 4 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है आपका, युद्ध से संबंधित सामग्री भी दिन रात तैयार होने लगी थी, है ना? दूसरा है, 18वीं व 19वीं शताब्दी के मध्य लंदन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व वाणिज्य के केंद्र बन गया था, जिसने व्यापारियों व अन्य लोगों को अपनी ओर खींचा। तीसरा है आपका, लोग काम की तलाश में लंदन आने लगे, इन लोगों को आसानी से रोजगार मिल जाता था, है ना? और चौथा है बच्चों आपका, लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों का शहर बन गया था। इस प्रकार 19वीं सदी में लंदन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी थी। आई बात समझ में? तो बच्चों ये सारे कारण हैं जो कि आपको लिखना है इसके उत्तर में। क्लियर है? चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों हमारा सवाल नंबर 3। सवाल है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता बताएं, है ना? भारत की जो संघीय व्यवस्था है, इसे बेल्जियम से मिलती जुलती एक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर है बच्चों हमारा, समान विशेषता क्या है? भारत और बेल्जियम दोनों में मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, है ना? दोनों देशों में केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज्यादा ताकतवर है, दोनों में त्रिस्तरीय सरकार है। आई बात समझ में? सो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, कैसे? भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य कैसे उज्जवल है, इसका उत्तर लिखना है बच्चों आपको। सौर ऊर्जा संयंत्र को भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है ना? जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। ठीक है, और यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है, यानी कि महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए भारत के सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। आई बात समझ में? सो इस तरीके से हमें चौथा का सवाल का उत्तर लिखना है। आई बात समझ में बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों हमारा, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव है ना? यानी वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर में सिर्फ एक लाइन में लिखना है बच्चों आपको, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का कोई खास लाभ प्राप्त नहीं हुआ, है ना? क्योंकि भारतीय किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगला है बच्चों हमारा सवाल नंबर 6। मुद्रा की परिभाषा लिखिए, मुद्रा क्या है ना? सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर में 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आपको उत्तर लिखना है, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। आई बात समझ में? क्रय विक्रय के जो क्रियाएं होती है मुद्रा की वजह से ही होती है। अगला नंबर है आपका 7 नंबर है, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें टाल देना, है ना, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। क्लियर है ना? अब बच्चों हमारा 7 प्रश्न जो अति लघुतरीय था वो समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग लघुतरीय पर। पहला सवाल हमारा यहां से 8वां नंबर से शुरू होगा। हाथ से बने हुए वस्त्र की प्रमुख 2 विशेषताएं का उल्लेख कीजिए। हाथ से बने हुए वस्त्र का, तो पहला है
हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं होता। और दूसरा है, हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं जो जल्दी नहीं फटते। जी बिल्कुल, हाथ से जो वस्त्र बनते हैं वो काफी टिकाऊ होते हैं ना। सवाल नंबर 9 है बच्चों हमारा, ब्रिटेन वुड्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या था, है ना। ब्रिटेन वुड्स की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो इसका उत्तर लिखना है आपको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विकास के लिए अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन युवक नामक स्थान पर 1944 में एक समझौता हुआ जिसे ब्रिटेन वुड्स समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखना था। इस समझौते में 2 संस्थाओं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की गई। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आपको पूरा का पूरा उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हम लोग अगले सवाल में, सवाल नंबर 10 पर। सवाल नंबर 10 है बच्चों हमारा, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, है ना। यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, सवाल क्या है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। जी बिल्कुल, वह भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, है ना। इसलिए भारतीय उद्योगों को क्या हो रहा, तो रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। इसलिए पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। आई बात समझ में, ये हो जाएगा आपका इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है हमारा, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी करें। पवन ऊर्जा क्या होता है, इसका उत्तर में लिखना है बच्चों आपको। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवा जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्लियर है बच्चों। अगला सवाल है बच्चों हमारा सवाल नंबर 12 और ये सवाल है हमारा, क्या कारण है कि कुछ बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्या कारण है, इसका उत्तर आपको लिखना होगा बच्चों। बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं होते हैं, है ना। अर्थात वे ऋण की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके ऋण वापस करने की क्षमता विश्वसनीय नहीं होती है तथा उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति भी नहीं होती है, जिसके कारण बैंक उन्हें ऋण देने से कतराते हैं या फिर देने से इनकार कर देते हैं। आई बात समझ में, इस तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है बच्चों आपका, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। क्लियर है, और उसका जीवन स्तर सुधर सकता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है बच्चों, सो ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों आपका 14 नंबर, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है ना। जिसका उत्तर आपको लिखना है, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को महत्वपूर्ण मदद करता है। श्रम कानूनों में लचीलापन से बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में निवेश करेंगी जिससे नए उद्योग स्थापित होंगे, नए रोजगार उत्पन्न होंगे तथा साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का भी विस्तार होगा। क्लियर है, श्रम कानूनों में लचीलेपन के बाद अनेक कंपनियों को लाभ होता है ना। तो श्रम कानूनों में लचीलेपन के बाद बहुत सारे कंपनियों को लाभ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आगे बच्चों हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और अब यहाँ से 5 मार्क्स वाले प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, जिसे हमें लिखना है। तो इसमें 15 नंबर सवाल है, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी, है ना। इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों। अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया 16वीं शताब्दी के मध्य में आरंभ हुई। यह काम
पुर्तगाली तथा स्पेनिश सेनाओं ने शुरू किया। इस काम के लिए उन्होंने जैविक हथियारों जैसे कि चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग किया। ये कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के साथ वहां पहुंचे थे। इन कीटाणुओं ने यूरोपीय सेनाओं के लिए एक बहुत ही घातक हथियार का काम किया। अमेरिका के लोग सदस्यों से बाहरी संसार से अलग थलग रहे थे। उनमें चेचक तथा ऐसी अन्य बीमारियों से बचाव की क्षमता नहीं थी, अतः वे चेचक का आसानी से शिकार हो गए, है ना। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद यह बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने पूरे के पूरे स्थानीय अमेरिकी समुदायों का सफाया कर दिया। दूसरी ओर स्पेनिश सैनिकों के पास चेचक से बचाव के पूरे साधन थे। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी, अतः वे आसानी से आगे बढ़ते गए और उन्होंने महाद्वीप के विशाल भूभागों पर अपना अधिकार कर लिया। आई बात समझ में। इससे स्पष्ट है कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार में उपनिवेशकारों की विजय में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, है ना। ये हो गई आपकी की पूरी उत्तर। आपको इस तरीके से 5 नंबर के लिए इतना उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों हमारा सवाल नंबर 16। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, है ना। ये सवाल पहले 2 नंबर में मिला हुआ था, 3 नंबर में, और फिर से मिल गया 5 नंबर में। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। वह भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इंग्लैंड के सभी कारखानों निर्यात के विभिन्न चीजें बनाने के बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। इसलिए भारत उद्योगों को रातों रात एक विशाल बाजार मिल गया। युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाने लगे। नए कारखाने लगाए गए, ठीक है, और पुराने कारखाने कई पारियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, है ना। इस तरीके से विश्व युद्ध के समय जो है कि भारत का औद्योगिक स्तर बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों हमारा सवाल नंबर 17। गन्ना की खेती के लिए उपयोग भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम भी लिखें। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तो गन्ना की खेती के लिए उपयोग भौगोलिक परिस्थिति का क्या क्या है, उससे अभी हम लोग को वर्णन करना है। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहला है तापमान। इसकी अच्छी उपज के लिए 25 से 35 डिग्री का तापमान आदर्श माना जाता है। ठीक है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, दूसरा बच्चों वर्षा। इसे 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच वर्षा जल की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा कृषि करना अनिवार्य होता है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इसका उत्तर आपको लिखना है। तीसरा है हमारा मृदा। इसकी कृषि के लिए गहरी उपजाऊ, चिकनी या दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है ना। चलिए अब देखते हैं भारत में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से राज्य में अधिक उत्पादक होता है गन्ना का। तो पहला है हमारा महाराष्ट्र, दूसरा हमारा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 18। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या क्या है ना। सवाल है हमारा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या क्या है। तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियों का अर्थ होता है कि सत्ता में साझेदारी की विस्तृत बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत का अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता की कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई है। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका कंप्लीट आंसर। इस तरीके से अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो पूरा का पूरा उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो बच्चों हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 19 और ये हमारा अंतिम सवाल भी है। सवाल है बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है? क्या यह जरूरी है?
या यह जरूरी क्यों है ना। सवाल आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है, ठीक है, और ये जरूरी क्यों है। इसका उत्तर आपको लिखना है बच्चों। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है क्योंकि हर एक बैंक को जमा पूंजी की एक न्यूनतम नगद अपने रखनी पड़ती है। भारतीय रिजर्व बैंक नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं या नहीं। इस तरह रिजर्व बैंक इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाली इकाइयां या और व्यापारियों को ही तो ऋण उपलब्ध नहीं करा रही है, बल्कि छोटे छोटे किसानों, उद्योगपतियों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण प्रदान कर रहा है। क्लियर है। प्रत्येक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक को या लिखित में बताना पड़ता है कि वे कितना ऋण दे रहा है और उस पर ब्याज कितना है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों के कामों पर नजर रखता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको पूरा उत्तर लिखना है। 5 नंबर के लिए आपको इतना उत्तर आपको लिखना है। आई बात समझ में। तो बच्चों इस तरीके से हमारा एक सेट में जितने भी प्रश्न आते हैं सब्जेक्टिव के, वो सारा भी हम लोगों ने देख लिया है। यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है और काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बने रहिए हमारे चैनल से, तब इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे चैनल से बने रहने के लिए और नई अपडेट, नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।